गुड इवनिंग आलिया, अदिति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग 6 चैप्टर शुरू करने वाले हैं। विच इज थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। हीट जो फ्लो में हो उसी के बारे में पढ़ना है। बेसिकली ये चैप्टर डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, हीट या एनर्जी इन एनी फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। उसी को हम किस में स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है। काफी आसान चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग का पढ़ते जाएं, समझते जाएं और जैसे जैसे आगे बढ़ें पीछे का खत्म होता जाए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, दिस चैप्टर deals with the transfer of heat or energy of any process। कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ऑफ एनी प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस हो या फिर केमिकल प्रोसेस हो, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एंड देयर इंटरैक्शंस। इन सारी चीजों को हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? अदिति? यस सर। चलिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं, टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। टॉपिक डालिएगा सम इम्पॉर्टेंट, सम बेसिक टर्म्स, सम इम्पॉर्टेंट terms used in thermodynamics, used in thermodynamics। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला अपने पास क्या आ जाता है, सिस्टम। तो देखिए 3 टर्म्स आता है यहाँ पे, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे समझा देता हूँ, फिर मैं लिखूंगा इसका डेफिनेशन। जैसे जस्ट सपोज अपने पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर जो भी रिएक्शंस वगैरह जो भी हो रहे हैं, ये कंटेनर हो जाएगा अपना सिस्टम। क्या हो जाएगा? कंटेनर हो जाएगा अपना सिस्टम। और कंटेनर के बाउंड्री के बाहर जो होगा वो होगा आपका सराउंडिंग। उसको क्या कहते हैं हम लोग? सराउंडिंग कहते हैं। और उसके बाद सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को अगर ऐड कर दें हम लोग तो वो होता है आपका यूनिवर्स। तो यहाँ पे 3 टर्म है जो कि बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जिसमें रिएक्शंस वगैरह कैरिड आउट होते हैं वो होता है सिस्टम। सिस्टम के बाउंड्री के बाहर जो चीजें होती हैं वो होता है आपका सराउंडिंग। और सराउंडिंग प्लस सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है? यूनिवर्स होता है। यहाँ पे जो बाउंड्री होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप का बाउंड्री होता है आपका, एक होता है डायथर्मिक और एक होता है एडियाबैटिक।
डायथर्मिक बाउंड्री का मतलब होता है ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज, ओनली हीट और एनर्जी कैन एक्सचेंज फ्रॉम सराउंडिंग एंड सिस्टम। और जो एडियाबैटिक वॉल होता है, एडियाबैटिक बाउंड्री होता है, नाइदर हीट और नॉर मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड और कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, मतलब एक्सचेंज। बात यह है कि यहाँ पे डायाथर्मिक का मतलब ये होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन एडियाबैटिक वॉल हो या एडियाबैटिक बाउंड्री बना दिया जाए तो वहां पे हीट एनर्जी भी क्या होता है, ट्रांसफर या एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे सिस्टम पे। सिस्टम क्या होता है कि इट इज, या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि द पार्ट of universe, the part of universe which is under observation, which is under observation is called system। तो बेसिकली हमने जिसमें रिएक्शंस वगैरह कर रहे हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन में रखा हमने, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम कितने टाइप के होते हैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम सराउंडिंग को देख लेते हैं। तो यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा जो चीज होती है आपकी, वो होता है आपका उसके जस्ट बाहर जो होता है, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, इज कॉल्ड सराउंडिंग। और जब यूनिवर्स की बात करते हैं हम लोग, तो यूनिवर्स जो बेसिकली होता है, क्या होता है आपका, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू क्या आ जाता अपने पास, यूनिवर्स आ जाता है। क्लियर है? तो जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है, वो सिस्टम होता है, उसके जस्ट बाहर वाली चीज सराउंडिंग होता है, और दोनों को सिस्टम और सराउंडिंग करते हैं तो अपने को मिलता है यूनिवर्स। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? So was equal to ओके, अदिति, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. क्या बोला आपने अदिति? Yes, sir. ओके, then डन। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ओपन सिस्टम, दूसरा जो होता है आपका क्लोज सिस्टम, और फिर आ जाता अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। एक एक को करके डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की।
तो देखिए बेसिकली ओपन सिस्टम में क्या होता है, एक ओपन सिस्टम होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, जिसमें एज फॉर एग्जांपल कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर एज वेल एज एनर्जी का एक्सचेंज होता हो, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी, हीट एनर्जी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द सिस्टम इन विच हीट या फिर एनर्जी एंड मास, मैटर की जो बात कर रहा था मैं, मास बोथ कैन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग और सिस्टम में मैटर यानी मास एज वेल एज हीट या एनर्जी का ट्रांसफर हो, एक्सचेंज हो, बेसिकली उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। तो जो भी ओपन रहता है ना, जैसे मान लीजिए आप वाटर बॉयल कर रही हैं, ऊपर कुछ नहीं रखा आपने, तो वो क्या होगा, आपका बॉयल होने के बाद कुछ वाटर जो इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, वो सराउंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, और हीट भी जाता है, ठीक है, वेपर के फॉर्म में हीट भी जाता है, एनर्जी भी जाता है, तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस, ठीक है, ओपन वेसल में होता है, वो सारे ओपन सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एनी फिजिकल और एंड केमिकल प्रोसेस कैरिड आउट इन ओपन वेसल, या फिर कैरिड आउट इन कंटेनर। कंटेनर कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके ओपन सिस्टम में आएंगे। इससे लिख लीजिए। So, हो गया, so चलिए दूसरे टाइप का सिस्टम देखें, तो अपने पास आता है दूसरा जो आता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि इसमें मैटर का तो ट्रांसफर नहीं होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, बट हीट और एनर्जी कैन एक्सचेंज बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। ठीक है, तो वो क्लोज सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द सिस्टम in which only energy but not mass exchange with surrounding is called closed system, is called closed system। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं नोट डाल के कि रिएक्शन जो भी कैरिड आउट हो, ठीक है, क्लोज कंटेनर में, ठीक है, जिसका वॉल जो होना चाहिए वो डायाथर्मिक होना चाहिए। डायाथर्मिक का मतलब ये होता है कि डायाथर्मिक ऐसा वॉल होता है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ओनली एनर्जी का एक्सचेंज करता है, उसे कहते हैं डायाथर्मिक वॉल। ठीक है, या डायाथर्मिक बाउंड्री कह सकती है। फ्लो ऑफ हीट इज अलाउड, ठीक है, तो वो होता है आपका क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्शन इज कैरिड आउट in closed container with diathermic wall
या बाउंड्री, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका डायथर्मिक का मतलब क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ हीट इज अलाउड, फ्लो ऑफ हीट इज अलाउड, ओके। तो ये होता है आपका क्लोज सिस्टम, ओनली एनर्जी और हीट कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। Yes, sir. ओके आलिया, तो बस एक मिनट सर। ओके That's all. अब बारी आती है अपनी आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो जाता है कि नाइदर हीट नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड और ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो वॉल होता है वो एडियाबैटिक वॉल बना देते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री बना लेते हैं। और एडियाबैटिक बाउंड्री या वॉल ऐसा होता है जो हीट ट्रांसफर भी अलाउ नहीं करता है, तो मैटर तो करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द सिस्टम in which neither heat nor mass exchange nor mass exchange with surrounding is called isolated system, is called isolated system। इसमें एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा कि इसमें जो कंटेनर होना चाहिए उसका बाउंड्री या वॉल होना चाहिए वो एडियाबैटिक होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन इज carried out in closed container with adiabatic wall, with adiabatic wall। adiabatic wall जो होता है बेसिकली नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ये हीट को अलाउ ही नहीं करता, एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ नहीं करता है। हो गया? Yes, sir. आलिया, Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे कुछ और टर्म्स आते हैं, ठीक है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ये टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन थर्मोडायनेमिक्स, ये भी लिखा जा सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दो टाइप के होते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज, अभी और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज?
और दूसरा जो होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है, ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि मास और साइज पे डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ मैटर पे या मास पे या साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करे, उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो या मास ऑफ सब्सटेंस हो या साइज ऑफ सब्सटेंस हो, उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, मास या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास या फिर साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में अपने पास क्या आ जाएगा कि द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब क्या, मास कंटेंट इन अ सिस्टम, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो भी आपके मास पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे, साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जो डिपेंड नहीं करता है उसे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इससे लिख लीजिए पहले। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। Yes, sir. आलिया, बस एक मिनट। ओके। डन सर। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी which is independent of quantity of matter, यानी मास contained in a system, जो इंडिपेंडेंट होता है साइज के, मास के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उसके बाद एग्जांपल दूंगा मैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें आप लोगों को।
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. आ लिया? Yes, sir. देखिए अब यहाँ पे पहले लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। 2 पॉइंट है, नोट डाल के लिखना है। ये है कि देखिए जब भी आपका, ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी जो चेंज ना हो, ठीक है, ऑन डिवीजन, अगर डिवाइड करते हैं हम उसको और वो चेंज ना हो, वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि वो अपने साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 kg का है, कुछ डिवाइड किया आपने उसको, ठीक है, और वो चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, आपका इंटेंसिव होगा। और अगर चेंज हो गया तो वो आपका एक्सटेंसिव होगा। तो इसी पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, द प्रॉपर्टी which remains same, which remains same on division or after division, on division, on division the, or yeah, after the division, division of the system, division of the system into a smaller part is intensive. क्या होता है, इंटेंसिव होगा। जो भी आपके अमाउंट ऑफ मैटर, साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, वो क्या होगा, इंटेंसिव हो जाएगा। और दूसरा इसका पॉइंट जो है, नोट डाल के लिखना है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लीजिएगा आप, तो वो आपका इंटेंसिव ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज is always intensive. ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पहचानने में। और ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव। कुछ भी पूछ सकता है। Yes, sir. लिया? Yes, sir. चलिए मैं कुछ चीजों का नाम लिखूंगा, आप लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बताते जाइएगा विद रीजन। नहीं आएगा, मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हर टर्म्स को अभी हम लोग जाने नहीं है। जैसे इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है, आपके पास एंथैल्पी होगा, एंट्रोपी होगा, तो ये सब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मास की बात कर लेते हैं। बताइए मास इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? क्या लग, Mass extensive होगा. मास क्या होगा? Extensive. एक्सटेंसिव। आलिया आप बताइए। Extensive. एक्सटेंसिव एक्चुअल में क्या है, मास है आपका, ठीक है। जस्ट सपोज यहाँ पे इतना बड़ा मास है, ठीक है, इसको अगर आधा कर दिया आपने ऑन डिवीजन, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा कि नहीं? चेंज हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए 1 kg का है ये, तो आधा आधा कर दिया तो ये 500 ग्राम हो गया, ये 500 ग्राम हो गया। तो जो भी चेंज हो जाए, जो डिपेंड कर रहा है मास पे, जो डिपेंड कर रहा है साइज पे, ठीक है, जो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, वो क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। तो मास की क्या होगा आपका, एक्सटेंसिव होगा। वॉल्यूम के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? Extensive. Extensive. क्या होगा, एक्सटेंसिव। 1 लीटर का, अब यही कंटेनर 1 लीटर का है, बीचों बीच काट दीजिए, आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, तो ये भी तो डिपेंड कर रहा है। आफ्टर डिवीजन ये चेंज हो रहा है कि नहीं, सेम थोड़ी रह रहा है। Yes, ये sir. क्या हो जाएगा आपका, एक्सटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं अगर टेम्परेचर ले लेता हूं, तो टेम्परेचर क्या होगा बताइए जरा। Intensive. ठीक है, इंटेंसिव हो जाएगा इजिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर एक रूम है जिसका टेम्परेचर टी है, तो यहाँ से काट दूंगा तो अभी भी तो इसका टेम्परेचर टी और इसका टेम्परेचर टी रहेगा, तो ये क्या होगा, चेंज नहीं हुआ। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। वेरी गुड। अब जरा करते जाइएगा, मोल को बताइएगा, ठीक है। फिर अपने पास आएगा डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में बताइएगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद अपने पास आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बाद अपने पास क्या आ जाएगा,
मोलारिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी के बाद और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोलालिटी है। मोलालिटी के बाद नॉर्मेलिटी भी ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, नॉर्मेलिटी ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, रेजिस्टेंस ले लेते हैं, रेजिस्टिविटी ले लेते हैं। अभी आप लोग, मैंने ये सारे लिखवा दिया, अब आप लोग पहले आंसर दे दीजिए, उसके बाद लिखिएगा। मोल इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, प्रॉपर्टी क्या क्या अदिति, एक्सटेंसिव मोल एक्सटेंसिव हो गया या इंटेंसिव, एक्सटेंसिव आलिया Extensive. एक्सटेंसिव होगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए एक कंटेनर है उसमें 4 मॉल है, ठीक है, आधे आधे में डिवाइड कर दिया, ये चेंज हो जाएगा कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए मोल एक्सटेंसिव हो गया, ठीक है, चेंज हुआ, डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी के बारे में बताइए। डेंसिटी शायद इंटेंसिव, शायद, क्यों, आलिया आप बताइए। Sir, extensive होगा. डेंसिटी देखिए, डेंसिटी में क्या आ जाता है, अब आप लोग यहाँ देखिएगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम होगा, होगा कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे खुद ही देखिए, एक चीज मैंने लिखवाया था, एक तो इससे मैं बता सकता हूँ कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मास और वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या है, एक्सटेंसिव है। मैंने यहाँ क्या लिखवाया था, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव, तो ये इंटेंसिव तो होगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है, जैसे मान लीजिए आपके पास है यहाँ पे 1000 ml है H2O, ठीक है, इसका डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। वाटर का डेंसिटी अगर 1 लीटर है तो भी 1 ग्राम पर ml इसमें होगा, और अगर ये 50 ml होगा या 100 ml होगा तो भी तो 1 ग्राम पर ml होगा, डेंसिटी चेंज थोड़ी होता है। वाटर का यस डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, तो डेंसिटी तो उतना ही रहेगा ना, तो ये चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, डिवीजन करने पे, ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, इंटेंसिव होगा। आलिया समझ में आया आपको। Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव, क्या होगा आलिया, Sir, extensive. बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये भी इंटेंसिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपका अमाउंट ऑफ मैटर है यहाँ पे, ठीक है, जैसे सपोज 10 लीटर वाटर है, तो ये 10 लीटर वाटर जो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होगा, और इसमें से अगर 5 लीटर भी अलग कर रही है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट भी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आलिया। तो ये डिपेंड कर रहा है क्या, अमाउंट ऑफ साइज पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे, No, sir. तो ये इंटेंसिव होगा। सेम एज फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंटेंसिव होगा। Yes, sir. मोलारिटी बताइए, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, क्या होगा ये सारी चीजें, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना। अगर इसको फिर नंबर इंटेंसिव होंगे दोनों, हाँ, फिर दोनों नहीं, दोनों तीनों के साथ एक्सटेंसिव है तो फिर ये क्या हो इंटेंसिव। जाएगा, इंटेंसिव, इंटेंसिव, ये भी इंटेंसिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक मैं बता रहा हूँ, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम आधा किया आपने, मतलब कि उसको चेंज किया, डिवाइड किया, तो जस्ट सपोज ये वॉल्यूम V/2 होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो N/2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 100 मीटर क्यूब में 10 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो अगर आधा कर दिया जाए वॉल्यूम तो स्टूडेंट आधे ही बैठेंगे ना, 10 चेयर है तो 10 स्टूडेंट बैठे हैं, 5 कर दिया आपने तो 5 स्टूडेंट बैठेंगे ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपका सर हाँ, वो नहीं हो सकता, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव वाला, लाइक हाँ वो वाला तो होगा ही, उसका भी रीजन बता रहा हूं मैं, एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव, तो इसका भी रीजन बता रहा हूं मैं कि ये इंटेंसिव हुआ कैसे। आलिया समझ में आया। Yes, sir. तो यहाँ पे भी देखिए ना, ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे मोलालिटी की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स इंटेंसिव है, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटेंसिव है,
ठीक है, सॉरी एक्सटेंसिव है, मास ऑफ सॉल्वेंट एक्सटेंसिव है, दोनों का रेशियो लेंगे इंटेंसिव। सिमिलरली यहाँ भी इंटेंसिव हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो बेसिकली कभी भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पूछता है आपका, तो वैल्यू देख लीजिए चेंज हो रहा है कि नहीं आफ्टर डिवीजन और बिफोर डिवीजन। ठीक है अदिति, Yes, sir. समझ में आया? जरा बताइए प्रेशर। Pressure intensive. आलिया Extensive. क्या होगा? So extensive. एक्सटेंसिव बोल रही हैं या इंटेंसिव? Intensive. इंटेंसिव कैसे होगा इंटेंसिव? प्रेशर को अगर देखना है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर सकते हैं, मैं बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। पी इज इक्वल टू मैं एन बाई वी कर सकता हूँ, आर इंटू टी कर सकता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर और इसको कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इसको वॉल्यूम में डिवाइड किया, आधा कर दिया आपने वॉल्यूम को, अगर आपने आधा किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी आधे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर P1 ले लिया, यहाँ P2 ले लीजिए, P2 ले लीजिए, तो बेसिकली यहाँ पे आधा आधा करेंगे, ये दोनों कैंसिल। अब P2 इज इक्वल टू क्या आ गया? एनआरटी फिर से आ गया, तो P1 इज इक्वल टू P2 हुआ कि नहीं आफ्टर डिवीजन? तो ये इंटेंसिव होगा। Yes, sir. बिफोर डिवीजन इज इक्वल टू आफ्टर डिवीजन इंटेंसिव, बिफोर डिवीजन इज नॉट इक्वल्स टू आफ्टर डिवीजन इज एक्सटेंसिव। और यहाँ देख सकती हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो जो होगा वो क्या होगा आपका? एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव देखता है। रेजिस्टेंस बताइए। रेजिस्टेंस So instant. क्या होगा? Instant. इंटेंसिव बोल रही हैं आप, वेरी गुड। अदिति सर रेजिस्टेंस का समझ नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस देखिए अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो आप एक इतने बड़े वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, लेकिन आपने क्लास 11th में पढ़ा है, क्लास 10th में, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अगर लेंथ ऑफ द वायर घटाया आपने तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं? यस। तो यानी इसको कट करने से, ठीक है, ये चेंज हो रहा है कि नहीं? चेंज हो रहा है ना? यस सर। अगर चेंज हो रहा है तो ये एक्सटेंसिव होगा कि नहीं आलिया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब बात Yes. करते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी बताइए, इंटेंसिव एक्सटेंसिव? सर इंटेंसिव। आलिया? Intensive. इंटेंसिव, क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल होता है ना, नेचर ऑफ कंडक्टर होता है। ठीक है, ये तो फिक्स्ड होता है, किसी पे डिपेंड थोड़ी करता है। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी की। ये क्या होगा? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। हीट की बात कर रहे हैं, ये देखिए होता है एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि अगर एक छोटा रूम है, ठीक है, जस्ट सपोज कि 1 किलोवाट का एसी लगा हुआ है, और बड़े से रूम में हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एसी घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा अगर सेम टेम्परेचर सेम कूलिंग चाहिए तो? अदिति, आलिया? सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक छोटा सा रूम है, इतना सा रूम है, इसमें 1 किलोवाट का एसी आपने लगाया है। अब एक बड़ा सा रूम हो गया आपके पास, बड़ा सा घर हो गया, तो क्या ये 1 किलोवाट वाला एसी इसमें काम कर पाएगा जितना इसमें कर रहा था? नो सर। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा कि नहीं? यस सर। बात समझ में आया आलिया? Yes, sir. बहुत आसान है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हीट कैपेसिटी। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है अभी, ठीक है, सबके बारे में जानना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टीज की तो बात कर ही रहे हैं, टर्म्स की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, ये आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। इंथैल्पी का नाम सुनेंगे आप, इंथैल्पी जो होता है ना, ये भी होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये भी डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी जो होता है रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है, ये भी होता है ई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा?
ये भी ई होता है। क्या होता है आपका? ई होता है। ये सारे एग्जाम्पल लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करिए ये सब लिखिए, क्योंकि बहुत बार सवाल पूछता है डायरेक्ट, ये इंटेंसिव है या नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। रेजिस्टेंस का यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि ये क्या होता है आपका? एक्सटेंसिव होता है। रेजिस्टिविटी जो होता है आपका इंटेंसिव होता है। Yes, sir. आलिया, आलिया आपने क्या बोला? Done. हो गया है आलिया? Yes. ओके, ये लिखिए। Done, sir. वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है। कंक्लूजन नोट डाल के एक पॉइंट लिखिएगा। नोट डाल के पॉइंट ये होता है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज is additive in nature, additive in nature, but intensive property is not additive in nature। बात समझ में आई? जैसे आपके पास 100 रुपए है, फिर 100 रुपए मिल गया, कितना हो गया? 200 रुपए हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें कि 1 मोलारिटी ऑफ Na प्लस प्लस 1 मोलारिटी ऑफ Cl माइनस, ये कितना देगा? 1 MnCl देगा कि नहीं? तो 1 मोलारिटी NaCl का देगा, बताइए अदिति, आलिया। बात रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट सपोज कि यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस हमें क्या दे रहा है? NaCl दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पे 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ Na प्लस कंबाइन विद 1 मोल ऑफ Cl माइनस, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl देता है ना। Sir. और मोल क्या होता है आपका? मोल जो होता है आपका इंटेंसिव होता है या एक्सटेंसिव? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसे लिख लीजिए पहले, फिर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इंटेंसिव जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं आपके? एडिटिव इन नेचर, नॉट एडिटिव इन नेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉट एडिटिव, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो एडिटिव इन नेचर, वो ऐड हो जाते हैं और ये ऐड नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, वो एग्जांपल कहीं और लगाऊंगा। अदिति, एम आई ऑडिबल? अदिति, Yes, sir. ओके। आलिया आप? Yes, sir. ठीक।
तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक्सटेंसिव इज एडिटिव इन नेचर, इंटेंसिव इज नॉट एडिटिव इन नेचर। टॉपिक डालिएगा स्टेट फंक्शन। देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में स्टेट ऑफ सिस्टम आता है। ये जो स्टेट ऑफ सिस्टम होते हैं बेसिकली ये डिफाइन करते हैं आपके, जैसे प्रेशर को स्टेट ऑफ सिस्टम कहते हैं, वॉल्यूम को कहते हैं, टेम्परेचर को कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्टेट फंक्शन और दूसरा जो होता है आपका वो होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन इससे लिख लीजिए। Done, sir. अदिति हो गया आपका? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है स्टेट फंक्शन की। तो स्टेट फंक्शन में बता देता हूं होता क्या है। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depends upon initial and final state of system, but independent of path followed by system। पाथ पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, उसे हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, पहले इधर देख लीजिए, अगर हम P और V का ग्राफ निकालते हैं, ठीक है, जैसे सपोज एक ग्राफ दे रखा हूं मैं, ठीक है, PV का, ये जो ग्राफ है आपका ये इस टाइप से आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसे, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये A और B का पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, क्या है, A और B है। यहाँ पे ये A पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तीन रास्ते हैं इसके पास, तीन पाथ है, एक ये फर्स्ट ले लीजिए, ये सेकंड ले लीजिए और ये थर्ड ले लीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तीनों पार्ट में, ठीक है, ये केस 1 लेता हूं मैं। केस 1 में क्या है, फर्स्ट पाथ है। फर्स्ट पाथ में अगर डेल्टा पी निकालूंगा मैं तो ये क्या होगा, पी बी माइनस पी ए। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये पाथ ऐसे जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। केस 2 लूंगा मैं तो भी डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आएगा, पीबी माइनस पी ए। क्या आएगा, पीबी माइनस पी ए। केस 3 लूंगा मैं, यानी थर्ड पाथ ले लूंगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीबी माइनस पी ए। आएगा कि नहीं? Yes. तो हर एक केस में अलग अलग रास्ते से गया है, अलग अलग पाथ चूज किया है, लेकिन ये वैल्यू तो बराबर होंगे सबके। इससे क्या पता Yes, चलता sir. है कि जो P आपका है ना, प्रेशर इज स्टेट फंक्शन। प्रेशर क्या है आपका, स्टेट फंक्शन। कभी भी स्टेट फंक्शन निकालने को दे आपको, आप उसका चेंज निकाल के देख लीजिए कि अगर चेंज सेम आ रहा है तो वो आपका स्टेट फंक्शन होगा, अगर चेंज डिफरेंट आएगा तो वो पाथ फंक्शन होगा, ना कि स्टेट फंक्शन। एम आई क्लियर? Yes, यहाँ sir. पे क्या पता चल रहा है कि डेल्टा पी जो है पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट क्योंकि सबका वैल्यू सेम आया कि नहीं, अलग अलग पाथ से गए फिर भी आपका वैल्यू जो है वो सेम आया है, इस वजह से ये पाथ इंडिपेंडेंट है उसका चेंज। इसका मतलब पी जो है वो स्टेट फंक्शन है। क्लियर है? Yes, sir.
इसे लिख लीजिए आप लोग। Yes, sir. हो गया, आप दोनों लोगों का हो गया। Yes, sir. तो ये था आपका स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग ये नोट डाल के जरूर लिख सकते हैं, इफ x कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, इफ x इज अ स्टेट फंक्शन, अगर ये स्टेट फंक्शन है, देन डेल्टा x शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, जैसे अभी डेल्टा p पाथ इंडिपेंडेंट था, इसका मतलब प्रेशर जो है वो पाथ फंक्शन था। क्लियर है? अभी कोई नहीं लिखेगा, ये समझ में आया? Yes. अब H की बात करते हैं। H जो है आपका इंथैल्पी होता है। क्या होता है? H जो होता है आपका इंथैल्पी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, H जो है आपका इंथैल्पी है, और इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन दिमाग में आते ही ये पता होना चाहिए कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अब स्टेट फंक्शन कैसे है? जस्ट सपोज C को O2 से कंबाइन किया तो CO2 बनाया, और यहाँ पे डेल्टा H ये इंथैल्पी दे रखा है। अब CO2 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको दो स्टेप में भी बना सकते हैं। C प्लस हाफ O2 लिया और यहाँ बना CO बना, और यहाँ पे डेल्टा H मिला, और फिर हमें दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया कि CO को फिर से हाफ O2 से रिएक्ट कराया, और ये CO2 बना लिया, ये डेल्टा H1 और ये डेल्टा H2। ठीक है, तो अलग अलग रास्ते से गया, फिर भी हमें क्या पता चला कि यहाँ पे डेल्टा H जो है फॉर्मेशन का CO2 का, वो इन दोनों के इंडिविजुअल के सम के बराबर है। ठीक है, यानी पाथ इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं? अगर डायरेक्टली बना रहे हैं तो भी उतना ही खर्चा आ रहा है, अगर आप अलग अलग स्टेप में बना रहे हैं तो भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, एनर्जी उतना ही रिलीज हो रहा है, उतना ही फॉर्मेशन में लग रहा है, तो आपका दोनों इक्वल है। तो ये क्या हुआ? पाथ इंडिपेंडेंट है कि नहीं? Yes, sir. अलग अलग पाथ चूज किया, फिर भी अगर इक्वल आया, इट मींस पाथ इंडिपेंडेंट। अगर अलग अलग पाथ चूज करते हैं और वैल्यू अलग अलग आता, इट मींस पाथ डिपेंडेंट। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इसलिए H जो है, एंथैल्पी जो है, वो स्टेट फंक्शन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रेशर तो है ही आपका, वॉल्यूम तो है ही, टेम्परेचर भी है, एंट्रोपी भी है, और U भी है। U जो होता है आपका इंटरनल एनर्जी होता है। क्या होता है? ये इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, ये एस जो होता है एंट्रोपी होता है। क्या होता है? एंट्रोपी। ये भी स्टेट फंक्शन होता है। पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, टी टेम्परेचर होता है। ये सारे के सारे आपके क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट, विच मीन्स स्टेट फंक्शन। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करूं। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे पाथ फंक्शन। अब एक चीज क्लियर हो ही चुका है, स्टेट फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट है, तो ये चीजें क्या है? पाथ डिपेंडेंट होंगी।
तो हम लिख सकते हैं अ फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग भी लिखते रहिए साथ में। उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इज said to be path function if it depends upon initial and final state। इनिशियल और फाइनल पे तो डिपेंड करेगा ही कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इनिशियल और फाइनल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, प्लस एज वेल एज पाथ फॉलोड बाय सिस्टम्स। इसे लिखिए आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है कि पाथ फंक्शन जो होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। और जाहिर सी बात है इनिशियल और फाइनल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि वो भी तो पाथ का पार्ट है कि नहीं अदिति? Yes. तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे, तो एग्जाम्पल में अपने पास क्या आ जाएगा? हीट, ठीक है, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में, एंड वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? आपके पाथ फंक्शन होंगे, पाथ पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, इसे लिख लीजिए। Yes, sir. इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास सबसे पहले आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल मतलब हीट की बात आ जाती है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि जब प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट throughout the process in which temperature is constant throughout the process is called isothermal process, is called isothermal process। तो थ्रू आउट द प्रोसेस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो आपका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। बेसिकली टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेल्टा टी भी क्या होगा? आपका 0 होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो एक बात बताइए, अगर एक सवाल मैं करता हूं कि आइसोथर्मल है तो क्या ये जरूरी है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 हो? अदिति, अदिति,
आइसोथर्मल है तो क्या ये जरूरी है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 है, होगा? अदिति, एम फिर आई ऑडिबल? शायद से, हाँ। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आइसोथर्मल होगा तो हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल, आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट, थ्रू आउट कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 है तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने पास क्या हो जाता है कि जस्ट सपोज इन डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यही होता है ना? यस। ठीक है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 दिया है, इट मीन्स कि टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका बीच में ऊपर नीचे गया हो। हमें तो बस चेंज जब निकालते हैं हम तो इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो ये जरूरी नहीं है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 है तो वो आइसोथर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये जरूरी है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस, आइसोथर्मल का मतलब होता है थ्रू आउट द प्रोसेस जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बस डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 लिखा हूं तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल और फाइनल 0, इनिशियल और फाइनल इक्वल है। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है, हो सकता है इधर ऊपर नीचे चला गया हो। ठीक है, और यस नहीं भी सर। गया हो। तो ये डिफरेंस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन यस dt सर। हमेशा 0 होगा। dt क्या होगा? क्योंकि ये स्मॉल चेंज देखते हैं तो ये 0 ही होता है। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे अदिति अपने पास क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम का टेम्परेचर हम लेंगे। क्यों? क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम होता था किस पे? एट कांस्टेंट T पे, है कि नहीं? यस तो सर। P और V का जब ग्राफ लिया था हम लोगों ने तो वो कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है, अब देखिए, ये एक आइसोथर्मल कर्व होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये एक आइसोथर्म कर्व होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस। अरे, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसका मतलब, इसका ग्राफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन को देखिए, इस डायरेक्शन से क्या पता चल रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको लिखते हैं हम लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और अगर इसी ग्राफ को मैं P और V, और ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही है अपने पास। ठीक है, और लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज कर दिया, मतलब इसमें क्या पता चल रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो कर्व होगा, ये जो ग्राफ होगा, ये आइसोथर्मल का तो होगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने किया है। आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। क्लियर है अदिति? यस सर। ये ग्राफ था आपका P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V वाला। लिखिए जरा इसे। लिख लिया यस आपने? सर। अब देखिए अपने पास जो ग्राफ आएगा अदिति, ये क्या है? V वर्सेस T ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अदिति V वर्सेस T, चूंकि ये हम क्या कर रहे हैं? आइसोथर्म का कर रहे हैं, V और T ये लिया हूं, तो अगर मैं इसका ग्राफ निकालूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। आएगा कि नहीं अदिति? यस इसमें क्या सर। कांस्टेंट है? प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर तो है ही नहीं बेटा इसमें। इस ग्राफ को देख के क्या कांस्टेंट लगता है? इसमें टेम्प नहीं नहीं, वो वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, है। टेम्परेचर टेम्परेचर। टेम्परेचर, इस पॉइंट पे टेम्परेचर फिक्स हो गया ना? ठीक है, और ये क्या हो रहा है? यस। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का होगा कि नहीं? यस। ठीक है, इस ग्राफ को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, V इधर ले लिया, T इधर ले लिया, तो ग्राफ कैसा बनेगा? आइसोथर्मल का करना है, ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे डायरेक्शन दे देता तो ये क्या हो जाता? आइसोथर्मल कंप्रेशन होता कि नहीं? यस। अगर इसी ग्राफ को मैं इस डायरेक्शन में दे देता V और T, और ये ऐसे करके ऐसे, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता।
क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। बनाते जाइए बनाते जाइए। यस सर। अब दूसरा ग्राफ करते हैं, किसके, पी वर्सेस टी के। पी वर्सेस टी के टेम्परेचर हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर आइसोथर्मल में क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं पी और टी के बीच का ग्राफ बनाऊं और ये ऐसे कर दूं, ठीक है, और इसमें ऐसा डायरेक्शन दे दूं, तो ये क्या होगा आप बताइए जरा। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा पक्का। प्रेशर यस इंक्रीज सर। कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। नो सर, डिक्रीज। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज करेगा तो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा कि नहीं, क्योंकि यस। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ना। यस। अब इसमें मैं ये चेंज कर दिया, पी और टी कर दिया, और इसमें ऐसे करके इस डायरेक्शन में दे दिया, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। ये एक्सपेंशन। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं। यस। बहुत आसान है। यस सर। तो ये सारे आइसोथर्मल का कर्व है, लिख लिया आपने, बना लिया आपने। यस सर। स्लाइड चेंज करूं। यस। अब देखिए अपने पास क्या आएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस। क्या आ जाएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है पता है आपको, सर आइसोबेरिक में प्रेशर प्रेशर। कांस्टेंट होता है। वेरी गुड, प्रेशर कांस्टेंट हुआ, यानी डीपी जो होगा, छोटा सा स्मॉल सा चेंज प्रेशर का जीरो होगा। दैट मींस डेल्टा पी भी क्या होगा, जीरो होगा। थ्रू आउट कांस्टेंट होता है, थ्रू आउट द प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब देख लीजिए भाई, चार्ल्स लॉ में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो आपका V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, कब कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर। ठीक है। V और T का हम ग्राफ निकालते हैं, V और T का कैसा आएगा ग्राफ, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अब बताइए जरा, ये आइसोबेरिक एक्सपेंशन है या आइसोबेरिक कंप्रेशन है, कंप्रेशन। अगर इसका मैंने इस डायरेक्शन में दे दिया तो, ठीक है, ये आइसोबेरिक तो है। तो ये कंप्रेशन होगा। बेटा आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं। यस। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, तो होता है तो कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा। बट सर वॉल्यूम प्रोपोर्शन मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना प्रेशर। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, यस। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, अभी तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है अपना। ये बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे आप ग्राफ में यस। खुद देखिए, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो यस। एक्सपेंशन होगा। चलिए जरा P वर्सेस V की बात करते हैं, P वर्सेस V की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे कर दिया मैंने, कंप्रेशन या एक्सपेंशन। P कांस्टेंट है, यानी ये आइसोबेरिक तो होगा, बताइए। सर एक्सपेंशन। वेरी गुड, एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए जरा यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो ग्राफ लेंगे, ये वाला ग्राफ कौन सा है, P वर्सेस V का है। यहाँ जो ग्राफ है ये V वर्सेस T का है। अब यहाँ पे जो ग्राफ ले रहे हैं हम लोग, P वर्सेस T का ले रहे हैं, यानी ये P वर्सेस T का ले रहे हैं, गैलो-सैक्स लॉ। और इसमें मैंने ग्राफ P वर्सेस T का ले लिया इधर, और ये ऐसे है। अब बताइए जरा, कंप्रेशन या एक्सपेंशन किस ग्राफ में, थर्ड वाले ग्राफ में। ये आइसोबेरिक है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबेरिक कर दिया मैंने। सर ये भी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यस। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, एक्सपेंशन कहते हैं उसको, ठीक है। यस सर। स्लाइड चेंज करूं। यस।
वेरी गुड वेरी गुड। अब हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस की। अब यहाँ पे देख लीजिए, आइसोकोरिक प्रोसेस की जब बात करेंगे हम लोग कोरिक में क्या हो जाता है? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, वॉल्यूम है यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन जीरो, तो बिग चेंज इन जीरो होगा कि नहीं? ठीक है। तो गैलुसैक्स लॉ yes, में हमने देखा था, गैलुसैक्स लॉ में हमने देखा था कि वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कब? जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। अब जरा बताइए आप, P वर्सेस T का जब ग्राफ निकाला था आपने, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन आया था? आया था ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस डायरेक्शन में इंक्रीज yes. कर रहा है। तो आप बताइए जरा, ये आइसोकोरिक क्या होगा? एक्सपेंशन, कंप्रेशन? Sir, क्या होगा expansion. बेटा? यहाँ तो हमने वॉल्यूम कर दिया कांस्टेंट, ठीक है। इसमें सोचिए जरा। सर ये प्रेशर और टेम्परेचर तो प्रोपोर्शनल है, दोनों बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ बात ये आती है, वो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया? वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा नहीं ना। मेरे Yes, सवाल का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो होगा वो होगा आइसोकोरिक। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हीटिंग, क्या लिखेंगे? आइसोकोरिक हीटिंग, ठीक है। yes. क्लियर है? अब यहाँ पे P और T के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, P और V के बीच में, P और V के बीच में, P वर्सेस V, ये जरूर लिख लीजिएगा। P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ऐसे आएगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है अपना। Yes, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? आइसोकोरिक क्या होगा? हीटिंग होगा या आइसोकोरिक कूलिंग होगा? अगर इसी ग्राफ को ना, अगर इसी ग्राफ को मैं अदिति अगर ऐसे प्लॉट कर देता, ठीक है, ऐसे ही प्लॉट करता और बस इसका डायरेक्शन चेंज कर देता, जस्ट सपोज मैंने डायरेक्शन क्या कर दिया, ये P है, ये T है, और ये ऐसे कर देता, तो क्या ये आइसोकोरिक कूलिंग नहीं हो जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, yes, sir. ठीक है। तो आप इसमें बताइए जरा, ठीक है, कि आइसोकोरिक कूलिंग होगा या हीटिंग होगा? Sir, heating. आइसोकोरिक हीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये भी तो होता है। P जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा। बात समझ में आया? Yes, स्लाइड चेंज करूं? yes. अब आ जाएगा अपने पास V वर्सेस T, V वर्सेस T। अब यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे हम लोग V T, ठीक है। टेम्परेचर वैल्यू, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में कर दिया हमने, ठीक है। और एक बार मैंने V और T का फिर से लिया, इस डायरेक्शन में कर दिया मैंने। तो यहाँ पे सीधे सीधे बताइए भाई, यहाँ पे आइसोकोरिक, आइसोकोरिक तो आएगा ही आएगा, हीटिंग हो जाएगा ये। Sir, और वो heating और दूसरा वाला cooling. वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? एडियाबैटिक से शुरू करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस से। क्लियर है अदिति? आज कोई डाउट? Yes, no, sir. रिवीजन करते रहिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके Yes, sir.